हाय गाइस, व्हाट्स अप। सो वेलकम टू द क्लास। हम लोग हमारा इको लॉ कर रहे थे। हमारे 2 चैप्टर्स पूरे हो गए हैं। सरफेस ही मैंने आपको पूरा करा दिया, आपको मैंने पूरा फॉर्मूला करा दिया है, अलॉन्ग विद हमारे जो अभी तक जो केस लॉ रखे वो भी करा दिया आपको। अब हम आगे पढ़ रहे हैं हमारा नया चैप्टर। तो जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी 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 इजी वेरी सिंपल टॉपिक। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है, पीबीटीए। पीबीटीए, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस एक्ट, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, पीबीटीए, पीबीपीटीए, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। आ जाइए। तो अपनी बुक में ये पहला चैप्टर है। सो द नंबर ऑफ पेजेस इज 71। सो मोटा माटी मान लीजिए 6 से 7 क्लास लगनी है इसकी आपके। जनरली हम लोग 10 पेज तो एक क्लास में पढ़ ही लेते हैं, है ये करीबन 7-8 घंटे का चैप्टर होगा ये। अब मुझे नहीं पता कितना बनेगा, बट मैं आपको मोटा माटी बता रहा हूं। सो आई होप आपको सरफेस और फॉर्मूला पूरा समझ में आ गया। आप इंडेक्सिंग कर रहे होंगे मेरे साथ। अपन हर क्लास में मैंने आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाए हैं, हर क्लास के अंदर। सेम वे भी हम लोग पीबीटी में करेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन है, पीबीटी है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। सर प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन मतलब क्या? नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड सर, नॉट अलाउड। बेनामी छोड़ दो आप, ऑफ ऑफ का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी घर, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ट्रांजैक्शन परचेज सेल हुआ होगा, चीजें गई होगी यहां से वहां। एक्ट कानून, कॉमा 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 टू सेपरेट द नंबर्स एंड द अल्फाबेट्स। 1988 मेरा फोन नंबर नहीं है, जिस साल में ये एक्ट आया उसका नाम नंबर 1988। 1988। अब ये कहता क्या है, कहता क्या है ध्यान देना। बहुत ही छोटा सा एक्ट है, बहुत छोटा सा एक्ट है। तो पहले इस एक्ट को कोई सीरियसली लेता नहीं था, कोई नहीं लेता। अरे एंडी है, चल चल आपने बाप को मत सीखा। अब क्या हुआ, जब फिनेंस एक्ट 2016 आई थिंक 16 जब आया, उसमें ठोक दिया। इसमें बोला कि भैया अगर किसी की भी बेनामी प्रॉपर्टी निकलती है, हम उसको उसकी इनकम मान लेंगे। अगर वो इनकम मान लेंगे, उसको टैक्स भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा। आपने शायद डीटी में इसका धुंधला कॉन्सेप्ट सुना होगा। अगर डीटी शुरू किया आपने, नहीं किया तो ठीक है, पर आप डीटी में करोगे इसको। तो यह कहता क्या है, ध्यान से सुनना। अब क्या होता है, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, इसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है ना बहुत पैसा है, बहुत। कौन बोला मैं सच्ची चमड़ दूंगा। मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, समझ से ब्लैक मनी, काला धन, काला धन। अभी क्या है, इतने सारे बच्चे अपन को आजकल तो अपना क्या चल रहा है ना, आजकल अपन भगवान के टचवुड अपन बहुत बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अक्खा हैदराबाद अपने से पढ़ रहा है या एक रोज 2-3 बच्चे हैदराबाद वाले आ रहे, पता नहीं कहां से पर आ रहे, भगवान कैसे आ रहे। थैंक यू थैंक यू। लॉ भी चल रहा है, इको लॉ भी चल रहा है, ऑडिट तो दौड़ रहा है, रेगुलर भी चल रहा है, फास्ट ट्रैक भी चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे अपने को यहां वहां पैसे देते रहते, पेटीएम करते रहते हैं, कैश में भी देते रहते। एग्जाम्पल है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं। पता चला लोग इसको रिकॉर्ड करके ट्रिम करके मेरे को यहां वहां ट्रोल कर रहे, इनकम टैक्स वालों को भेज दिया। गौर से सुनिए सर ये एक्सप्लेनेशन। इनकम टैक्स वालों, सीआईडी वालों, सीबीआई वालों, एसीपी प्रद्युमन, मेरा ये खाली एग्जाम्पल है बच्चों को समझाने के लिए। मैं गरीब आदमी हूं, तो मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने क्या किया, प्रॉपर्टी खरीद लिया। प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी। अभी देखो बंगला अपना, या बंगला है अपना। ये ग्रिल, यहां बैठ के मैं पढ़ता हूं पीछे, देखो लॉ की बुक रखी है पर, देखो पीछे लॉ की बुक। फिर एक प्रॉपर्टी ले ली अपन। अभी ये वाला बंगला आपको बताया था ना मैंने, एंटीला के बगल में अपना, मुकेश ने भी अपना बंगला बना मेरे बंगले के बाजू में। एक अपन मरीन ड्राइव पे बना लिया पूरा यार, एक अपन अंडमान आइलैंड के बीचों बीच बनाए। पैसा ही पैसा, पैसा 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 पैसा। अब फिर मुझे किसी ने बोला सर अब सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे मत लो सर, क्योंकि भैया देखो सब दुश्मन आपके पीछे पड़ जाएंगे, सब के सब। ईओडब्ल्यू वाले पड़ जाएंगे, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग वाले, सीआईडी पड़ जाएगा, सीबीआई पड़ जाएगा, इनकम टैक्स पड़ जाएगा, जीएसटी, सब लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। शक्ल से तो गरीब आदमी लगता है,
इतना पैसा कमाए हो, हाँ, इतना प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे, सर ये मेरी मेहनत का पैसा है, नहीं 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 नहीं, काला धन है तुम्हारा, है इस पे तुम इनकम टैक्स नहीं भरे हो, ये काला धन है तुम्हारा। तो मेरे को डर था, तो मैं क्या किया, मैं कौन, ए बी, मैंने क्या किया, मेरे धोबी को पकड़ा, धोबी, साउथ बॉम्बे साउथ दिल्ली यूनिवर्सिटी, धोबी धोबी धोबी, द स्त्री गाय, द स्त्री गाय, लड़का स्त्री वाला लड़का, एट द लॉन्ड्री बॉय, उसको मैंने बोला, वो आके बैठ गया सुबह सुबह, हाँ भैया बोलिए, हाँ भैया बोलिए। तो मैं बोला सुनो ये देखो, अब क्या करेंगे अपन, मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी 50 लाख रुपए डलवाता हूं। विनाकल विनाकल विनाकल, भैया भैया थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। मैंने अबे सुन, उस 50 लाख से अपन एक प्रॉपर्टी लेंगे, एक घर लेंगे, अपन नया घर आ रहा है मस्त एकदम अच्छा सा बंगला आ रहा है, अपन जयपुर में एक बंगला लेंगे, क्योंकि जब जब मैं जयपुर जाऊंगा तो ऐसा होटल वोटल में नहीं रखना, अपना अलग से एक मस्त बंगला भवन बनेगा, भवन, जैसे जोधपुर में उमेद भवन, वैसा अपना ए बी भवन बनवाएंगे। तो धोबी थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं बोला एक सेकेंड, इतना खुश खाए हो रहे हो भैया, हमारी माँ जी कह गई कि तुम बहुत बड़ा आदमी बनेगा एक दिन, आपकी दया से आप 50 लाख रुपए हमको दे रहे हो एंड हमको घर दिलवा रहे हो। अरे बहुत बहुत बढ़िया हो भैया, तुम्हारा बहुत ही बढ़िया हो, तुम्हारे खूब फूल फाल हो भैया। मैं बोला ए धोबी, सुन, खुश मत हो, पैसा मेरा, घर मेरा, खाली नाम तेरा, ये तो धोखा होगा वाह, मतलब सर नहीं समझा हम। अरे हम बोले धोबी को, अबे धोबी पैसा मेरा, घर मेरा, रहेगा भी मैं, मेरे बच्चे वहां जाके पढ़ाई करेंगे। अब पूरे जयपुर वाले को बोला कि तुम्हारा वो बंगले में तुम लोग रहने का, पढ़ेगा, लाइब्रेरी नहीं, अपन वहां पढ़ाई करेंगे, वहां पर अपन दिन में पढ़ने का, रात को करने का, पाड़े फुल नाइट। पर नाम धोबी का, नाम किसका, धोबी का। एक अपन बंगला बनवाए, बंगला ऊपर अपना ऐसा झंडा लहराएगा, ऐसी सड़कें होंगी, ऐसा पेड़ होंगे, पेड़ पीछे माउंटेन होगा, वहां पर सन होगा, माउंटेन से नदियां निकल रही होगी, अंदर मछली। कौन बोल रहा है सीनरी? तो ऐसा ये बंगला अपन लेंगे एकदम मस्त अच्छा जगह पर, थोड़ा रिफ्रेशिंग फील हो जाए। तो यहां पर क्या हुआ, पैसा मैं लगाया, बंगला मेरा, नाम किसी और का, नाम किसी और का। सर क्योंकि शेक्सपियर कह गए, व्हाट्स इन अ नेम, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, व्हाट्स माय नेम, माय नेम इज शीला, शीला की जवानी, टेंग 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 टेंग। ओहो, दो भी बोला, अरे सर ये क्या कर रहे हो तुम? हम बोले हम तुम्हें जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे, फ्री में नहीं देंगे तुमको, हम इस काम करने के लिए 2 लाख रुपए दे देंगे, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। तो दो भी बोला, अरे मालक, अरे मालका पाए लागू मालका, अरे आप भगवान हो, देवता हो, देवता, थैंक यू। सर पूरा 5 साल में मैं 2 लाख रुपए कमाता, आप मुझे 2 महीने में कमा के दे दोगे सर, थैंक यू। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक प्रॉपर्टी बाई की, आइडियली मेरे को बाई करनी चाहिए थी मेरे नाम पे, क्योंकि मेरा पैसा था ना, मेरा पैसा था। मैंने किसी एक फिक्टिशियस एंटिटी को, सॉरी फिक्टिशियस आइडेंटिटी को, अभी इंग्लिश वर्ड मेरे को टाइम लगता है बोलने के लिए, सुबह मैंने रिवाइज किया तो मैं भूल गया, फिक्टिशियस आइडेंटिटी को क्रिएट किया, बराबर। तो मैंने क्या किया, एक प्रॉपर्टी बाई की किसी और के नाम पे, जबकि पैसा मेरा, एक्चुअल ओनर मैं था। इस प्रॉपर्टी को बच्चों, इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, हाँ बच्चों इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे सर? इस प्रॉपर्टी को बोला जाएगा बेनामी, नहीं दिख रहा ना? ये जो बंगला है बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा? बेनामी।
बेनामी प्रॉपर्टी, क्या बोला जाएगा बच्चों इसको? बेनामी प्रॉपर्टी। और ये जो धोबी है ना, धोबी, ये तो धोबी है, तो लॉन्ड्री गाय, दैट गाय वुड बी कॉल्ड एज बेनामीदार। बेनामीदार, क्या बोला जाएगा इसको? बेनामीदार। देखो एक्चुअल जो डेफिनेशन है क्या बोलते हैं, बेनामीदार मीन्स अ पर्सन, अपन करेंगे बाद में इसको अच्छे से, मीन्स अ पर्सन और अ फिक्टिशियस पर्सन एज द केस में बी इन हुज नेम द बेनामी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और हेल्ड एंड इंक्लूड्स अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम। तो धोबी ने मुझे नाम दिया तो धोबी इज कॉल्ड एज द बेनामीदार। क्या बोला जाएगा इसको? बेनामीदार। बेनामीदार, क्या बोला जाएगा इसको? बेनामीदार। जो बंगला था बच्चा, बंगला, बंगले को क्या बोला जाएगा साहब? बेनामी प्रॉपर्टी। क्या बोला जाएगा साहब? बेनामी प्रॉपर्टी। समझा आपको? एंड आई वुड बी कॉल्ड एज बेनिफिशियल ओनर, आई वुड बी कॉल्ड बेनिफिशियल ओनर, ठीक है, वो अपन बाद में देखेंगे क्या है। अभी आपको मैंने बेनामी और बेनामीदार समझाया, ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें आएगी इस एक्ट में। तो सर ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, इलीगल मतलब सर दैट इज इट इज नॉट अलाउड, दैट्स द रीजन द नेम ऑफ द एक्ट इज पीबीटीए, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988। तो सर अब जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं, देखो अपन ने तो छोटे आदमी है, अपन तो बहुत ही छोटे आदमी है, तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अब जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, एक यश बिरला का केस था, यश बिरला का केस अगर आपने देखा होगा, तो उसने अपने नौकरों के नाम पर यश बिरला ने अपने नौकरों के नाम पर देखो प्रॉपर्टियां खरीद रखी है, सर्वेंट हो गया, धोबी गाय हो गया, लॉन्ड्री का हो गया, गार्डनर हो गया, यश बिरला बेनामी केस। किधर है यश? देखो recently if you can read this part, I can't mark it because ये वेब पर है, the recently the Mumbai bench of T pronounced ruling under Benami Act in case of Yashovardhan Birla, मतलब यश बिरला जी जो है, in the context of offshore assets, this offshore assets was subject matter of litigation under wealth tax act, and there was a positive ruling in the context of wealth tax in case of a taxpayer. In the present case the T held that the provision of BMA were not applicable in the case of Yash Birla as merely on account of his bearing a discretionary class beneficiary of an offshore trust. He could not have been alleged to be the owner of the assets of the trust. It was observed that the taxpayer was not a contributor to the trust structure and was not liable to be considered sole beneficiary of the trust. It was held that the revenue cannot collapse. तो यश बिरला में प्रूव करा कि भैया वो बेनामी, मतलब केस जो हुआ गया कि आप बेनामीदार हो, बाद में उसने, देखो आपको ही पता है इंडिया में, आपको ही पता है क्या होता है, ठीक है, तो उसने बस प्रूव करा कि सर मैं बेनामीदार नहीं हूं, मैं बेनामीदार नहीं हूं। तो बहुत सारे ऐसे केस हो रखे जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं, चिदम्बरम का भी केस, उसका बेटा कार्तिक चिदम्बरम, वो भी एक लैंडमार्क केस है, श्रीनिधि कार्तिक चिदम्बरम केस, आई नो यही एग्जैक्ट नाम है क्या, कार्तिक उनका बेटे का नाम है, उसमें भी बेनामी का एक्ट चल रहा था, मतलब बेनामी प्रोसीडिंग्स का। तो ये अलग अलग केस होते रहते हैं बेनामी में। तो बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे लोगों के नाम पे प्रॉपर्टियां खरीद लेते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में सुना होगा, आपने आर्टिकलशिप में देखा होगा, क्लाइंट है, बड़ा सा क्लाइंट है, उसने अपने भाइयों के नाम पे ले लिया है, किसी और के नाम पे ले लिया है, ठीक है, तो किसके नाम पे लेना अलाउड है? पैसा आप लगा रहे हो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आपके फादर है, अभी फादर ने अज्यूम करो आपके नाम पे प्रॉपर्टी ली, पैसा तो पापा लगा रहे ना, प्रॉपर्टी आपके नाम पे ली, तो आ रही तो बेनामीदार, आ रही तो बेनामीदार नहीं सर, वो अलाउड है। तो क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, वो वहां पर बताया जाएगा। ब्लड रिलेशंस में अलाउड है, कौन से ब्लड रिलेशन अलाउड है, वो अपन सीखेंगे। तो मैंने आपको अभी ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू दिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल दो। अब मेरे पास बहुत पैसा है, एग्जाम्पल, हम क्या किए, हम क्या किए,
जो रजिस्ट्रार था, जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार, जो प्रॉपर्टी रजिस्टर करता है, उसको पकड़े। हम बोले एक बंगला है, किधर? एम्बी वैली में, एम्बी वैली। सो एम्बी वैली इज अ वेरी अमेजिंग प्लेस, इट्स नियर मुंबई, लोनावला के पास है। इट्स अ प्राइवेट सिटी विच वॉज डेवलप बाय सहारा, जो कि अब बेसहारा हो गया है, अब वो किसी और के पास चली गई है प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, सारे बड़े बड़े लोगों का बंगला, सचिन तेंदुलकर का हो गया, शाहरुख खान का हो गया, प्रियंका चोपड़ा का हो गया, सबके बड़े बड़े बंगले वहां पर। तो यहाँ का एक दिन का जो रेंट हुआ करता था, मतलब प्री कोविड टाइम जब ये सहारा के पास हुआ करता था, इट वॉज अप्रॉक्सीमेटली लाइक 30-40,000 रुपीज पर नाइट, एक दिन का। ठीक है, अभी कम हो गया बिकॉज अब वो मैनेज कोई और कर रहा है, एम्बी सहारा वाले मैनेज। इट वॉज अ वेरी लग्जरियस प्लेस एम्बी वैली। तो मैंने क्या किया, रजिस्ट्रार को बोला कि सुन एक काम कर, एक बंदा है शेख मोहम्मद अब्दुल उल फकीर अमीर राहुल खान साहब, इनका हमने फेक आधार कार्ड बनाया, पीडीएफ में एडिट करके मस्त एकदम, या नाइट्रो पीडीएफ हम लोग भी यूज करते हैं, फोटो चिपका दे। देखो आधार कार्ड में कितने भी सुंदर कन्या हो, तुम कितने भी सुंदर लड़के हो, फोटो सबका सेम आता है, फुल ब्लैक एंड व्हाइट, फोटो लगा दिया अपन ने, आई डॉक्यूमेंट सब सबमिट कर दिया, प्रॉपर्टी रजिस्टर कर दी शेख साहब के नाम पे, करवा दी। प्रॉपर्टी था करीबन 10 करोड़ रुपए का, 5 लाख रुपए हम लोग किसको दिए, रजिस्ट्रार को दिए। बोला चलो प्रॉपर्टी रजिस्टर करो, पैसा मेरा, नाम आइडेंटिटी क्रिएट किया शेख साहब, शेख साहब। सर ऐसा कोई आदमी है क्या? अरे ओ सर ऐसा कोई आदमी है क्या? मैं बोला नहीं, फेक आइडेंटिटी मैंने क्रिएट किया। क्या फेक आइडेंटिटी क्रिएट किया? आपको पता, आपने मूवी में देखा होगा टाइगर जिंदा है, टाइगर वाली जो मूवी थी सलमान खान वाली, उसमें फिर आपने वो विद्युत जामवाल वाले जो मूवी ना, कमांडो 1 2 3, फेक जाली पासपोर्ट क्रिएट हो जाते हैं, बराबर। एडिट इंडिया में सब होता है, सब सब सब। मेरे को नहीं पता, मैंने मूवी में देखा है, मेरे को नहीं पता। पता चला लोग मेरे को इसका ट्रिम करके वीडियो को यहां वहां ट्रोल कर रहे हैं, गौर से देखिए ये सर को, ये सर बच्चों को गलत गलत चीज सिखा रहे हैं। मैं मूवी देख के बता रहा है, मेरे को नहीं पता वो कहां होता को, मेरे को नहीं पता, सच में मेरे को नहीं पता। तो हमने क्या किया सर, शेख साहब को फेक आइडेंटिटी क्रिएट की। अल्लाह अकबर, कश्मीर लेके रहेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की है बच्चों, ये जो प्रॉपर्टी मैंने क्रिएट की है, दैट इज कॉल्ड एज बेनामी प्रॉपर्टी। क्या बोलूंगा इसको बाद, बेनामी प्रॉपर्टी। एंड जो ये आदमी मैंने फेक आइडेंटिटी क्रिएट की है, इसको बोलेंगे बन गया बेनामीदार। क्या बोलेंगे इसको बाद, बेनामीदार। ये जो प्रॉपर्टी क्रिएट किया क्या हो जाएगी सर, बेनामी प्रॉपर्टी, एंड फेक आइडेंटिटी क्या है, बेनामीदार। सो पहले वाले एग्जांपल में धोबी जिंदा है, जैसे टाइगर जिंदा है वैसे धोबी जिंदा था, तो धोबी को मैंने कन्विंस किया, तो धोबी वॉज बेनामीदार। यहां पर मैंने फेक आइडेंटिटी क्रिएट की, फेक आइडेंटिटी क्रिएट की, ये भी बेनामीदार। तो आपने किसी आदमी को क्रिएट किया, आदमी को कन्विंस किया, या किसी फिक्टिशियस पर्सन को आपने क्रिएट किया, फिक्टिशियस आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी क्रिएट किया, दोनों इज कॉल्ड एज बेनामीदार। एंड अगर आप पकड़े जाते हो, मैंने बोला अगर आप पकड़े जाते हो तो, बिकॉज इट इज नॉट अलाउड, तभी तो बोलते ना प्रोहिबिटेड, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रोहिबिटेड। तो सर अगर आप पकड़े जाते हो तो बॉस ये इलीगल ट्रांजैक्शन है, आपको ठोक दिया जाएगा, वहां पर पेनल्टी लगेगी, किसको, दोनों को, एबी को भी लगेगी और जो बेनामीदार है उसको भी लगेगी। अब यहां पर जो फेक आइडेंटिटी वहां तो होगा नहीं कोई भी, बराबर, ऊपर धोबी को भी लगेगी। एंड ये जो प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी जो बंगला बनाए हो सर एम्बी वैली में, वो तो जयपुर में आपने भवन बनवाया ना, एबी भवन, अपन वो लोग उम्मीद भवन बनाए, अपन बनाए एबी उम्मीद भवन, सब बच्चों को से बनाएंगे अपन उम्मीद भवन, उम्मीद है हमारी। सर सब कॉन्फिस्केट हो जाएगी, सब कहां हो जाएगी सर, कॉन्फिस्केट हो जाएगी। कॉन्फिस्केट सर हड़पी चली जाएगी, क्या हो जाएगा, अच्छा हड़पी चली जाएगी, समझा आपको। सो काला धन का रूट करें, मनी लॉन्ड्रिंग में भी काला धन की बातें थी, यहां पर भी है। यहां पर आप क्या बात करो, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की बातें कर रहे हो, प्रॉपर्टी की बातें अपन कर रहे हो। सो गॉट द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर एग्जैक्टली क्या है, बहुत ही इजी, इंटरेस्टिंग, सिंपल चैप्टर है, बहु सिंपल छे, बहु सिंपल छे। देखो अभी, सो आपको अभी लेके बैठना हाइलाइटर, रेड पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, 4 ही चीज चाहिए मेरे को, और पेंसिल, ठीक है, कभी कुछ मार्क करना होगा तो लेकर आ जाइए अभी। सर अलाउड है कि नॉट अलाउड, भाई नॉट अलाउड, 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 नॉट अलाउड। देखो अभी
रेड से और हाईलाइटर को रखना हाथ में, क्या क्या मार्क करने का है. डैश इज अ पर्शियन टर्म. Dash is a Persian term which essentially means something without a name. Underline without a name. In simple words, it means dash, proxy. So a Benami property is a property bought by the original owner, मतलब AB, using a proxy, धोबी और शेख साहब अपने एग्जाम्पल में. This helps him park his unaccounted money. Underline unaccounted money. Safely while avoiding paying taxes to the government at the same time. Benami transactions are quite prevalent in the land purchases where unaccounted money is used to make purchase. तो जनरली लोग लैंड ही खरीदते और छोटे शहरों में गांवों में जाके प्रॉपर्टी या छोटी छोटी प्रॉपर्टी बाय कर लेते. ठीक है, तो ये आपका हो गया इंट्रो. In this act, the word Benami is used to refer a property or asset with no name attached to it. That is, actual owner is not the person who has a legal title to the property. हाईलाइट कर दीजिए, जो मैंने हाईलाइट किया है हाईलाइट कर दीजिए बच्चों. सर, your property, shares, debentures, FD, bank accounts are held by one person for another. रेड से अंडरलाइन कीजिए. प्रॉपर्टी, शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया, एफडीज हो गया, बैंक अकाउंट्स आर हेल्ड बाय वन पर्सन फॉर अनदर. तो जैसे फॉर्मूला में अपन ने बात किया था ना कि बैंक अकाउंट किसी और का, नाम किसी और का, याद है वो बेनिफिशियल ओनर, क्लाइंट, रिपोर्टिंग एंटिटी. तो प्रॉपर्टी हो गया, शेयर्स हो गया, डिबेंचर्स हो गया. जैसे अभी मैं बच्चों को बोलते काम करता हूँ, मैं आपके डीमेट में शेयर्स खरीदवा देता हूँ. ठीक है, पर शेयर्स मेरे, जो भी पैसा कमाएंगे 10% आपका और 90 मेरा. तो टैक्सेबिलिटी आपके हाथ में चली गई, मैं बच जाऊंगा वहां पर. सो एट द इट इज इलीगल, राइट? The former lends the name to the latter and is called as बेनामीदार. मैंने आपको बता दिया बेनामीदार, अंडरलाइन बेनामीदार. He does not have any beneficial interest in the property or asset. उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, only for a mere commission वो ये काम करता है. ये पैरा आरटीपी लिखो, आरटीपी. तो बच्चों ये मेरा पहला क्वेश्चन, व्हाई पीपल टेंड टू डू बेनामी ट्रांजैक्शन. बच्चों व्हाई पीपल टेंड टू डू बेनामी ट्रांजैक्शन टू डिप्लॉय अनअकाउंटेड मनी. लिखो वहां पर. टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेस ऑफ टैक्स, टू डिसीव रेवेन्यू अथॉरिटीज, टू डिफ्रॉड द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, टू एनफोर्स राइट्स और रिकवरी अगेंस्ट प्रॉपर्टी, टू फाइंड अ वे विद लैंड सीलिंग लॉस, टू ग्रो इनकम फ्रॉम बेनामी ट्रांजैक्शन, टू मैनिपुलेट. तो ये आपका पहला आंसर आ जाएगा. लिखो वहां पर पेज नंबर 1, रेड से लिखते हैं ना अपन, रेड से. व्हाई पीपल डू बेनामी ट्रांजैक्शंस, पेज 3. बाई चांस कभी पूछ लिया तो आपको पता, व्हाई पीपल डू बेनामी ट्रांजैक्शंस, पेज 3. देन द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट वाज इनैक्टेड टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजैक्शन राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी. तो वो वसूली जाएगी एज बेनामी एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. ठीक है, रीड है. फिर ये अमेंडमेंट आए, इसमें पेनल्टी है, आगे फिर मिलेगी आपने को पेनल्टी. क्या है देख लीजिए यहाँ पर, खाली एक बार रीड कर लेते, आगे मिलेगा आपने को पूरा. विद अ व्यू टू प्रोवाइडिंग इफेक्टिव रिजीम फॉर द पीबीटी, सर द एक्ट वाज अमेंडेड एंड द अमेंडेड लॉ गिव्स अ पेनल्टी. क्या है एक बार अंडरलाइन कर दीजिए. इफ अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शंस बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, ही शैल बी punishable with rigorous imprisonment. Keep pacing for a term. Black say minimum 1 year, maximum 7 years. Minimum 1 year, maximum 7 years. Minimum 1 year, maximum 7 years. And shall be liable to a fine. Black say up to 25% of the fair market value of the property. Up to 25% of the fair market value of the property.
1 to 7 and 25%, 1 to 7 and up to 25%, 1 to 7 and up to 25% of the fair market value of the property. आगे मिलेगा, अपन अच्छे से नंबरिंग करेंगे आगे जब वो पेनल्टीज, क्योंकि बहुत सारी पेनल्टीज आएगी, ठीक है. फिर नेक्स्ट हाईलाइट कर दीजिए, द पीबीटीए केम इनटू एक्ट ऑन 1 नवंबर 16. अमेंडमेंट एक्ट किस दिन आया था, जिसने मेन एक्ट को अमेंड कर दिया. तो अभी हमेशा अपन मेन एक्ट की बातें करते हैं. फिर द गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर द एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ. सर कौन कौन हो गया, इनकम टैक्स अथॉरिटी हो गए, वो क्या हो जाएंगे हमारे इनिशिएटिंग ऑफिसर्स होंगे, क्योंकि मेन डिटेल्स उन्हीं के पास आएगी. आपकी इनकम के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टीज है, बराबर. आपने सुना होगा ना वो आजकल एनुअल इंफॉर्मेशन आता है एआईएस, तो उसमें डिटेल्स आ जाती है कि आपने कितनी प्रॉपर्टी बाय किया, क्या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया हुआ है, देखा होगा ना आपने आर्टिकलशिप में. तो इनकम टैक्स वाले पकड़ सकते हैं आपको आराम से. तो आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया बिकॉज अब ऑनलाइन हो गया है. रजिस्ट्रार के वजह प्रॉपर्टी रजिस्टर होती है हाथ के आपके 26 ईयर्स में वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बराबर. वो एक 50 लाख के ऊपर की अगर प्रॉपर्टी तो टीडीएस काटना पड़ता है अपने को. तो इनकम टैक्स के बाद सबसे पहले डेटा जाएगा, तो इनकम टैक्स वाले आपकी बचा सकते हैं, ध्यान रखना. अंडर द पीबीटी एक्ट द सीजी हैज अपॉइंटेड एजुकेटिंग अथॉरिटी एट न्यू दिल्ली, अंडर न्यू दिल्ली. सो हमारी जो एजुकेटिंग अथॉरिटी है वो न्यू दिल्ली में, टू एक्सरसाइज द जुरिसडिक्शन. फिर एक एटी भी अपॉइंट कर दिया गया एट न्यू दिल्ली टू हियर द अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आर्म. तो हर एक्ट में आ होता है, मैंने आपको बताया. फिर अगर आप आ से अग्रीड हो जाओ, यू विल फाइल अपील टू 80, विल फाइल अपील टू 80. फिर बच्चों ये स्ट्रक्चर है, क्या क्या आएगा प्रिलिमिनरी सीखेंगे अपन 1 to 2. प्रोहिबिशन सेक्शन 3 to 6 होगा, अथॉरिटी 7 to 23 पूरा लंबा लिस्ट है. फिर वो अटैचमेंट एडजुडिकेशन कॉन्फिस्केशन की बात है 24 to 29, 80 की बात 30 to 49, स्पेशल कोड 50 to 52, ऑफेंसेस 53 to 50 सारी पेनल्टीज यहाँ पर आएगी, एंड मिसलेनियस 56 से 72. ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है. मोटिव बिहाइंड द एक्ट या फिर ऑब्जेक्ट, मोटिव नहीं बोला मैं, मोटिव बोला, मोटिव नहीं बोला. बॉडी शेमिंग नहीं, मैं नहीं करता भैया, मैं बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एक्ट. सर टू प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजेक्शन, टू रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. तो 3 है, प्रोहिबिट बेनामी ट्रांजेक्शन, रिकवर द प्रॉपर्टी हेल्ड एज बेनामी एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद. तो इसको कर दीजिए नंबर 2. ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एक्ट, पेज नंबर 5. नंबर 2 लिखिए, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एक्ट, पेज नंबर 5. ऑब्जेक्ट बिहाइंड द एक्ट, पेज नंबर 5. ठीक है. सो नाउ आई एम गिविंग यू 5 minutes टाइम, पूरा अपना फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मतलब जहां तक मैंने पढ़ाया आपको अभी तक, इंट्रोडक्शन के बाद पूरा रीड कर आ जाइए. फिर आगे अपन डेफिनेशंस करेंगे. रीड.
क्लियर है? तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डू पीपल डू बेनामी ट्रांजैक्शन, नंबर 2, ऑब्जेक्ट्स बिहाइंड द पीबीटी एक्ट, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? अब आ जाइए एप्लीकेबिलिटी डेफिनेशन। बहुत सिंपल है, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए इसको, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। एंड कब आया? 19 में 1988। कब आया बच्चों? 19 में 1988। क्लियर? अब कुछ डेफिनेशन है यहाँ पर, खाली रीड करना है, जब नंबरिंग करने की मैं आपको बता दूंगा। तो नंबर 3 पॉइंट बिकम्स योर डेफिनेशन। नंबर 3 इज योर डेफिनेशन। कौन कौन सी है? पहला आ, आ, आ मीन्स प्लीज यूज ईयरफोन्स व्हेन यू आर वाचिंग माय लेक्चर। एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, क्या बच्चों? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Adjudicating authority means the adjudicating authority as per section 7 of the act. Wow, wow, wow. Yeah, definition. Administrator means an income tax officer of income. Income tax officer means in person appointed as per income tax officer under section 117 of the Income Tax Act 9 section. Wow. The appointment of income tax authority means the CG may appoint such person as it thinks fit to be the income tax authority. क्या definition? सिंपल भाषा में मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है सर? वो इनकम टैक्स ऑफिसर। इस एक्ट में जब जब वर्ड एडमिनिस्ट्रेटर यूज किया जाएगा, जब जब वर्ड एडमिनिस्ट्रेटर यूज किया तब तब क्या बोलोगे आप? इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटीओ। क्या बोलेंगे? आईटीओ। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कौन? इनकम टैक्स ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब कौन? इनकम टैक्स ऑफिसर। एटी फालतू, अप्रूविंग फालतू, अटैचमेंट फालतू, अथॉरिटी फालतू, बैंकिंग कंपनी फालतू। तो पहला जो डेफिनेशन आपका, इसको लिख दीजिए, ए को एडमिनिस्ट्रेटर, ए एडमिनिस्ट्रेटर, बी बेनामी प्रॉपर्टी। वहां लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, very important, very important. Sir, dash is a property means which is a property which is the subject matter of Benami transaction and includes the proceeds from such property and includes the proceeds from such property. तो डैश है सब्जेक्ट मैटर ऑफ अंडरलाइन उसको बेनामी ट्रांजेक्शन, बेनामी ट्रांजेक्शन का वो आगे मिलेगी आपको। एंड इंक्लूड जो आपने पैसा, जो अपने प्रॉपर्टी बेच भी दोगे, उससे जो पैसा आएगा वो भी क्या आएगा सर? वो भी बेनामी प्रॉपर्टी बनेगा। तो जो प्रॉपर्टी है वो तो बेनामी है ही है, आपने उसको बेच के कुछ ऐसा पैसा कमाया, प्रॉफिट कमाया कुछ आपने, सर वो भी क्या होगा? बेनामी होगा, बेनामी। In case of Benami property, the person who pays consideration for the purchase of property does not purchase in his own name, जैसे AB, but buys in the name of some other person. In fact, the person who finances the deal, मतलब AB जिसने actually पैसा दिया था, he is the real owner, but some other person is shown as the owner. दो भी. The other person in whose name the property is purchased, it is called as dash, बेनामीदार. Hence, the other person is nothing but a proxy. क्या रहेगा बच्चों? Proxy. अंडरलाइन बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी हाईलाइट कर दीजिए सब किया। इन द केस ऑफ सीआईटी, देखो इनकम टैक्स आ गया, क्योंकि इनकम टैक्स बताएगा ये बेनामी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसको दे रखी है? इनकम टैक्स वालों को दे रखी है। इनकम टैक्स वालों क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? एडमिनिस्ट्रेटर। इस एक्ट में क्या बोलेंगे उनको अपन? एडमिनिस्ट्रेटर। सर इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस दौलत राम रावतमूल, दौलत राम रावतमूल, तीन लोग नहीं, एक ही नाम है। Their lordships held them. क्या बोले? The onus of proving what was apparent is not real is on the party who claims it to be so. As it was a department which claimed that the amount of FD receipt belonged to the respondent firm, the department claimed that the amount of FD receipt belonged to the respondent firm, even though the receipt had been issued in the name of the B. The burden lay on the department to prove that the respondent was the owner of the amount despite the fact the receipt was in the name of B. मतलब सर
मतलब क्या हुआ सर इसका? ओनस किस पर होगा प्रूव करने के? जो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जो चिल्ला ये बेनामी है, ये बेनामी है, ये बेनामी प्रॉपर्टी है, ये बेनामी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी अपने आगे बात की, प्रॉपर्टी मतलब मूव पे ये आपका घर वर्त होएगा, शेयर्स हो गया, डिबेंचर हो गया, एफडी हो गया। तो इस केस में क्या था, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि सर ये जो एफडी रिसीट है ना सर बिलोंग टू द रिस्पोंडेंट फर्म, जो एक फर्म थी उसको बिलोंग कर, इवन दो द रिसीप्ट वॉज इन द नेम ऑफ बी। सर ये बी के नाम पे भले वो लिखी होगी, पर एक्चुअली सर वो फर्म की है, तो ये बेनामी है सर। ये बी तो खाली से प्रॉक्सी खड़ा कर दिया लोग ने, एक्चुअली सर वो फर्म की है, फर्म की। तो ये जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बेनामी है, बेनामी है, बेनामी है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ये जो ओनर्स है किस पे लाई करेगा? जो चिल्ला के कह रहा है, चिल्ला के जो कह रहा है, मतलब जो चिल्ला के कह रहा है, ओनर्स, ओनर्स किस पे लेकर हु क्लेम्स इट टू बी सो, हु क्लेम्स इट टू बी सो, जो चिल्ला चिल्ला के कहता है उसके पर आए। देन सो पहला था अपना एडमिनिस्ट्रेटर, नंबर बी था बेनामी, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी। सी लिख देंगे पर बाद में, डोंट वरी। बेनामी ट्रांजैक्शन, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट भाई, इस पूरे चैप्टर में क्या है, बेनामी क्या होता है, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होती है, बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, बेनामीदार कौन होता है, एंड पेनल्टी। मेन तो ये चार ही चीज है ना। अपन एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगा कि कौन बेनामी है, क्या बेनामी प्रॉपर्टी है नहीं है। अब अपन क्या बात कर रहे हैं, बेनामी ट्रांजैक्शन। सर कहां से उठ कर आया ये? देखो यहाँ पर अपन ने मार्क किया, बेनामी प्रॉपर्टी मीन्स अ प्रॉपर्टी विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, बेनामी ट्रांजैक्शन सिखा रहा हूँ। सर it means a transaction or arrangement where a property is transferred to or held by a person and the consideration for such property has been provided or paid by any other person, मतलब individual, person person person, circle the word person। मैंने अभिषेक बंसल ने पैसा दिया, प्रॉपर्टी खरीदी धोबी के नाम पे, ए में कवर हो गया। धोबी, धोबी वाला एग्जांपल ए में कवर हो गया। The property is held for the immediate or the future benefit, direct or indirect, of the person who has provided the consent, except when the property is held by, देखो the property is held for immediate or future benefit। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक बंगला लेके बच्चों के नाम पे कर दिया, बच्चों के नाम पे, यार तुम आके पढ़ाई करो, वहां पर पढ़ाई, मैंने मेरा टैक्स बचाया होगा, राइट, टैक्स बचाया होगा मैंने, तो दैट इज अ बेनामी प्रॉपर्टी। बट अज्यूम करो जिसने पैसा दिया वो कौन है, या तो वो करता है या मेंबर ऑफ एचयूएफ है। कौन है बच्चा? या तो वो करता है या तो मेंबर ऑफ एचयूएफ है, या तो वो करता है या तो वो मेंबर ऑफ एचयूएफ, मतलब कार्यकर्ता से। एज अ केस में द प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर द बेनिफिट और द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर्स इन द फैमिली एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन पेड और पेड आउट ऑफ द नोन सोर्सेज ऑफ एचयूएफ। तो पैसा किसने दिया यहाँ पर? एचयूएफ ने दिया, पर एंजॉय कौन कर रहा है सर? करता या फिर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ कर रहे? तो सर ये बेनामी नहीं है, बेनामी नहीं है। दिख रहा है वो एक्सेप्ट व्हेन द प्रॉपर्टी इज हेल्ड बाय कर्ता मेंबर ऑफ एचयूएफ। पैसा कौन दिया? एचयूएफ दिया। अच्छा बेनिफिट किसका है सर? यहाँ पर नॉन सोर्सेज से क्या बेनिफिट किसका सर? कर्ता या मेंबर ऑफ एचयूएफ का बेनिफिट है, तो सर वो बेनामी नहीं हुआ। नंबर 2, अ पर्सन स्टैंडिंग इन फिड्यूशियरी कैपेसिटी, फिड्यूशियरी कैपेसिटी जैसे फर्म हो गया, कंपनी हो गया, कंपनी पैसा देगी, पर यूज कौन कर रहा है सर? डायरेक्टर यूज कर रहे हैं, बराबर, तो वो किसके कैपेसिटी में हो रहा है सर? फिड्यूशियरी कैपेसिटी में। सर whom stands in such capacity includes कौन कौन? ट्रस्टी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्टनर हो गया, डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हो गया, और अ डिपॉजिटरी और अ पार्टिसिपेंट एज द एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी और एनी अदर पर्सन हैज बीन नोटिफाइड बाय सीजी। तो सर फिड्यूशियरी कैपेसिटी वाले भी बेनामीदार नहीं होते हैं। अच्छा आ गया, एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल इन द नेम ऑफ हिज स्पाउस or in the name of any child of such individual and the consideration for such property has been provided or paid out of the known sources of the individual। मैंने बेबी के नाम पे प्रॉपर्टी बाई की, प्रॉपर्टी एंजॉय कौन कर रही है? बेबी कर रही है। अभी मैंने ऊपर बोला सर कोई और अगर पैसा दे रहा है तो वो गलत है ना, वो तो बेनामी है। पर मैंने मेरे स्पाउस के नाम पे प्रॉपर्टी ली, मैंने मेरे बच्चे के नाम पे, मेरे 2 टावर है, मेरे से टावर किड्स टाइनी टॉट्स, संता के नाम पे प्रॉपर्टी, पैसा मैं दिया, पैसा मैं दिया, नाम किसी और का, तो बेनामी दिख रहा है नहीं। स्पाउस
child, provided it is paid out of the known source. मैं प्रूव कर दूंगा, अरे बट और लीगल है ना सर, बीवी के नाम पे लेना प्रॉपर्टी, वाइस वर्सा, वाइफ इज टेकिंग इन द नेम ऑफ हस्बैंड चलेगा, बच्चे के नाम पे लो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपके नोन सोर्स से जाना चाहिए. देन any person in the name of his brother, sister, lineal ascendant, lineal descendant, where the name of the brother, sister or lineal ascendant descendant and the individual appear as joint owners in any document. मैंने प्रॉपर्टी लिया, भाई के नाम पे बेनामी है वो, मैंने साथ में भाई के लिया, बहन के लिया, मम्मी के साथ में लिया, पापा के साथ में लिया, दादा के, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट, ठीक है, अरे दो ऊपर दो नीचे इनकम टैक्स वाले, एंड द कंसिडरेशन फॉर सच प्रॉपर्टी हैज बीन प्रोवाइडेड और पेड आउट ऑफ ओन सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल. जैसे मैंने और मेरी मम्मी ने मिलकर प्रॉपर्टी ले ली तो वो बेनामी नहीं होगी, खाली मम्मी के नाम पे प्रॉपर्टी है तो वो बेनामी होगा. इसने क्लियरली बोला है जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर, जॉइंट ओनर. तो मम्मी पापा को जॉइंट ओनर से पैसा आप दे रहे हो, बेनामी, आपको वहां पर होना पड़ेगा, आपको वहां पर होना पड़ेगा. तो बेटा ऊपर क्या बोलता है, सर प्रॉपर्टी के पैसे आपने भरे पर एंजॉय कोई और कर रहा है तो जनरली वो बेनामी होती है, पर 4 एक्सेप्शन है. कर्ता मेंबर ऑफ एचयूएफ एंजॉय कर रहे हैं, पैसा एचयूएफ ने दिया है. नंबर 2 फिड्यूशियरी कैपेसिटी, जैसे ट्रस्टी, एग्जीक्यूटिव, पार्टनर, डायरेक्टर हो गया. नंबर 3 स्पाउस और चिल्ड्रन हो गए आपके, प्रोवाइड इज पेड आउट ऑफ नोन सोर्स ऑफ द इंडिविजुअल. भाई बहन, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट के नाम पे लिया है सर, प्रोवाइड वहां पर आप जॉइंट ओनर्स हो एंड यू हैव टू पे द मनी आउट ऑफ नोन सोर्स. तो ये 4 में आप बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, ये 4 बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती. सर a transaction arrangement in respect of property carried out in the made in fictitious name, Sheikh Saab wala example, it's a benami transaction. A transaction arrangement in respect of property where the owner of the property is not aware, मेरे को पता ही नहीं है, या denies the knowledge of such, मेरे को नहीं पता मेरे नाम पर है, मेरे को नहीं पता, वो भी बेनामी प्रॉपर्टी. A transaction arrangement in respect of property where the person providing a consideration is not traceable or fictitious, मिल ही नहीं रहे भैया, मिली नहीं, प्रॉपर्टी खड़ी है यहाँ पर, प्रॉपर्टी खड़ी है पर आदमी नहीं मिल रहा है, भाग गए होंगे, कोविड में गांव चला गया, यूके चला गया, विदेश चला गया, नीरव मोदी टाइप्स, एक नंबर प्रॉपर्टी बनाई बंदे ने और वो मिल ही नहीं रहा किधर है. फिर ये डायग्राम है, इन फिक्टिशियस नेम है, ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट बेनिफिट के लिए. फिर ये जो ब्लू में है यहाँ पर दिख रहे हैं 4, ये आपके एक्सेप्शंस है. फिर where the owner of the property is unaware of the or denies ownership, or where the person providing is not traceable or fictitious. तो A B C D, A B C D, ठीक है, A में 2 पॉइंट है, फिर B में 4 एक्सेप्शन है, ध्यान रखना, A B C D, क्लियर आपको. तो ये सारी बेनामी ट्रांजेक्शन है, वो 1 2 3 4 जो है वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो 4 नहीं है. फिर ये क्या बोलता है, सर for removal of doubt it is clear that the benami transaction shall not include, बच्चा अंडरलाइन करो, shall not include, रेड से, any transactions involving the allowing of a possession of any property which is to be taken or retained in part performance of a contract where the consideration of the such property has been provided by the person to whom the possession property has been allowed, but the person who has granted possession continue to hold the ownership of such property, the stamp duty has been paid and the contract has been registered, thus acquisition of property in the name of a person other than one paying the concession thereof may result into benami transaction subject to certain exceptions. तो वो क्या बोलता है, तो ये दोनों अलग अलग बातें. पहला क्या बोलता है, जैसे पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा ना, जैसे बिल्डर को मैंने रेती सीमेंट सप्लाई किया, 3 करोड़ रुपए का रेती सीमेंट सप्लाई, उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो वो बोलता है ये भी एक काम कर, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो एक फ्लैट ले ले मुझसे, फ्लैट ले ले, अभी बिल्डिंग बन नहीं रही है, बनेगी, बिल्डिंग जब बन जाएगी तो फ्लैट में तेरे नाम पे दे दूंगा, ठीक है. तो ओनर अभी कौन है, एक्चुअली बिल्डर है, ठीक है, पैसा कौन दिया, बिल्डर दिया, नाम मेरे पर आया, मैं बोलता हूँ उसका स्टैम्प ड्यूटी मैं भर देता हूँ एंड वो कॉन्ट्रैक्ट को मैं रजिस्टर कर देता हूँ, तो अभी तो ओनर वो है, मैं खाली पोजेशन लेकर, देखो क्या है,
includes any transaction involving the allowing of a possession of any property to be taken or written in part performance of the contract. क्योंकि आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो तो मैं प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, एक फ्लैट ले लेता हूँ, आपके नाम पर है पैसा, आप क्योंकि आपको मुझे पेमेंट करना है, आप मुझे पेमेंट नहीं कर रहे हो तो मैं आपका एक फ्लैट ले लेता हूँ। तो मैंने 10 से मालवे फ्लैट ले लिया, उसको रजिस्ट्रेशन करवा दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारे बीच, नाम उसके है। कब होगा ट्रांसफर? जब ओसी वोसी आ जाता है, वो अपन रेरा में सिखाऊंगा आपको, उसके बाद आएगा ना मेरे पास। पैसा बिल्डर दिया, स्टैम्प ड्यूटी मैं ही भरा, एंड कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन रजिस्टर्ड, देन इट इज नॉट अ बेनामी ट्रांजेक्शन, देन इट इज नॉट अ बेनामी ट्रांजेक्शन। तो ये आपका एक एक्सेप्शन होगा, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा। Thus, acquisition of the property in the name of a person other than one paying consideration, जनरली जिसने पैसा दिया उसी के नाम पर होना चाहिए, बट अगर मैंने पैसा दिया किसी और के नाम पर तो उसे वो बेनामी है, सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शन। तो एक तो ये एक्सेप्शन सीखा अपन ने, और एक ये 1 2 3 4, ये 5, मतलब यहाँ पर 4, और वो जो पीछे वाला जो रूल था वो वाले 5 चीजों में बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होता है, तो बेनामी प्रॉपर्टी भी नहीं होती। ठीक है, तो ये सबका समरी, क्लियर? रीड what you will do, you will read definition A, B बेनामी प्रॉपर्टी, C बेनामी ट्रांजैक्शन। बच्चों रीड कर कर आइए।
डन है, इजी। चलो तो अब नंबरिंग कर दीजिए इसको। नंबर 3A इज एडमिनिस्ट्रेटर 5। डेफिनेशंस में ए थोड़ा सा बाजू से लिखेगा, ए एडमिनिस्ट्रेटर, पेज 5। बी बेनामी प्रॉपर्टी, बी इज योर बेनामी प्रॉपर्टी, दैट्स पेज नंबर 6। C is your Benami transaction, एक मिनट, पेज नंबर 7। बेनामी ट्रांजैक्शन, पेज 7 डैश सेक्शन 29 लिख दीजिए, सेक्शन 29, और उसमें आएगा 22 और 28। सेक्शन 22 सेक्शन 28। कॉपी दिस। सो 3 अपन ने सीखा, एडमिनिस्ट्रेटर, बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो यहां पर मैं अभी क्लास रोक रहा हूं, देन वी विल प्रोसीड विद द एग्जांपल्स एंड द केस लॉस, वो अपन आगे की क्लास में करेंगे अपन। एंड बाकी की जो डेफिनेशन बहुत सारी ऐसे, तो फिर ये सब पूरा लिखा हुआ है ना, पूरा डेफिनेशन ही चलेगा, कूल है, अपन आगे पढ़ेंगे अभी। सो वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, एम फॉर रैंक और 70+ विच ऐसे अपन 1 घंटा क्लास, ओके, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। बहुत ही ईजी, इंटरेस्टिंग, प्रैक्टिकली लिंक चैप्टर, ये बहुत आसान है, स्कोरिंग है ये, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, एम फॉर रैंक और 70+ विच एवर इज अर्लियर। बाय गाइस, टेक केयर।